प्यारे बच्चों जोहार। कल अर्थशास्त्र का एग्जाम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया था उसका मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये भी ऑफिशियल जारी किया गया है और झारखंड के पीजीटी अर्थशास्त्र के शिक्षकों द्वारा तैयार है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। जरूरतमंदों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो फटाफट हम लोग 110 प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करना। तो इसमें रोजगार का अध्ययन हो गया, बेरोजगारी का अध्ययन हो गया, राष्ट्रीय आय का अध्ययन हो गया, ये सभी चीज समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ए हो जाएगा अर्थव्यवस्था में रोजगार का। देखिए वस्तु की पूर्ति तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। बाजार में गेहूं की कीमत व्यष्टि का है, मांग की लोच व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। तो आपका ए हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बच्चों। तो इसका सही आंसर जो है वो जे.एम. किन्स हो जाएगा। 1936 में इन्होंने यह किताब को लिखा था। ये क्वेश्चन शायद साइंस में भी आया था। तीसरा है समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो समान कीमत स्तर का अध्ययन जो है वो व्यष्टि समष्टि दोनों में ही किया जाता है, इसलिए सी हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1936 में हुई। जे.एम. केन्स ने इसका निर्माण किया था। उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश क्या कहलाते हैं? तो उद्यमी को क्या मिलता है? तो लाभ मिलता है। मजदूर को मजदूरी मिलता है। मजदूर कहने का मतलब श्रम, श्रम को मजदूरी मिलता है। पूंजी को आपका ब्याज मिलता है। भूमि को आपका लगान मिलता है और उद्यमी को लाभ मिलता है। तो यहाँ उद्यमी का अंश पूछ रहा है, इसलिए लाभ हो जाएगा। फर्म क्या है? तो फर्म उत्पादक होता है। अर्थव्यवस्था में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो रैगनर फ्रिश ने किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा, व्यष्टि और समष्टि में। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। 1776 में किताब लिखा था राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। बाह्य क्षेत्र से संबंधित है। तो बाह्य क्षेत्र आपका आयात निर्यात है, मतलब विदेशी क्षेत्र को ही हम लोग बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें आयात निर्यात हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा या व्यापक भी आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण आपका दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। इसलिए क्योंकि दर्जी जो सिलाई मशीन का उपयोग कर रहा है वो कमाने के उद्देश्य से मशीन पर खर्च किया है, इसीलिए यह सी हो जाएगा। दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? तो उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्टॉक। यहाँ आप लिखा हुआ है, यहाँ आय हो जाएगा। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विक्रेता से क्रेता की ओर जाना है तो इसको हम लोग वास्तविक प्रवाह कहेंगे। जैसे यहाँ परिवार है, फर्म है, तो फर्म से परिवार की ओर जा रहा है, मतलब विक्रेता से क्रेता की ओर जाएगा तो उसको हम लोग वास्तविक प्रवाह बोलेंगे। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति, मतलब इसमें वस्तुओं का दाम बढ़ने लगेगा, मुद्रा का वैल्यू जो है वो गिरने लगेगा। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहेंगे हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो घिसावट व्यय। राष्ट्रीय आय क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बिना श्रम किए हुए पैसा मिलता है हस्तांतरण भुगतान, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। 20 है अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आपात लिखा गया है, आयात हो जाएगा। निर्यात की तुलना में आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा? तो इसका सी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होगा?
तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है? तो लोगों का आर्थिक कल्याण की जानकारी नहीं मिल सकती। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय। जीएनपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीएनपी बटा रियल जीएनपी गुने 100। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, नॉमिनल जीएनपी बटा रियल जीएनपी गुने 100। भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा? तो अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? तो विनिमय का सर्वोत्तम साधन आपका मुद्रा है। मुद्रा ने दूर किया क्या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन है? तो विलंबित भुगतान का मान। निम्नलिखित में मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है? तो सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते है। यह परिभाषा किसकी है? तो हार्ले विदर्स का है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिए। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो तीनों विधि से हम लोग बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए डी हो जाएगा। मुद्रा का स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो पॉल एंजिंग ने। जनता का बैंक कौन होता है? तो व्यापारिक बैंक जो होता है वो जनता का बैंक होता है, और केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार का बैंक होता है। तो जनता का पूछा है इसलिए व्यापारिक बैंक, या इसको हम लोग व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? तो जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है और साख का निर्माण करता है, इसलिए डी हो जाएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या हो? घटता है। तो ये क्वेश्चन साइंस में आया था बच्चों, इसलिए इसको ध्यान दे दीजिएगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ये एक व्यापारिक बैंक है। अगर वही रहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछ रहा है, इसलिए व्यापारिक बैंक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसको याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? तो ये नोट निर्गमन का एक अधिकारी है, सरकार का बैंक है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है, इसलिए डी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन की मुद्रा जारी की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, तो बैंक दर के जरिए, खुले बाजार के जरिए और सीआरआर के जरिए, तीनों के जरिए करती है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इनमें से सभी है। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो ट्रस्टी का कार्य करना। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो जेबी से ने प्रस्तुत किया था। जेबी से का बाजार का नियम किस पर लागू होता है? तो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है, इसलिए सी हो जाएगा। प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, मतलब I बराबर S होता है। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की मान्यता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी और अति अथवा न्यून उत्पादन असंभव है, तो इसलिए सी हो जाएगा। पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजन करती है, यह जेबी से का ही कथन है, और जेबी से जो है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर्ट्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका जेबी से है। द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जेएम केन्स ने लिखी थी 1936 में। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होता है ईडी बराबर, मतलब प्रभावपूर्ण मांग बराबर सी प्लस आई होता है। सी मतलब उपभोग संबंधी मांग, आई मतलब होता है विनियोग संबंधी मांग। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से तत्व है? तो ये सभी तत्व है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस तत्व को किस ने स्थिर माना है? तो कुल पूर्ति फलन को स्थिर माना है। इसलिए स्थिर माना है कि इस तरह आपका जाता है पूर्ति फलन, यहाँ से ये लंबवत हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, इसीलिए इसको स्थिर माना है।
एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो समग्र पूर्ति कहते हैं। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति के दोनों के द्वारा होता है। ऐसे डी हो जाएगा, या इस तरह भी कर सकते हैं, एडी बराबर एएस जहां रहेगा वो संतुलन बिंदु कहलाएगा या आय का संतुलन स्तर कहलाएगा। आय के संतुलन स्तर पर क्या होती है? तो बचत और निवेश बराबर होती है, मतलब एडी बराबर एएस भी होता है और यहाँ आय बराबर एस भी होता है। दोनों स्थिति संतुलन की है, इसलिए आय बराबर एस होगा और वहीं एडी बराबर एएस भी होता है। आय और उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किसमें वृद्धि होती है? तो आय, रोजगार, उत्पादन तीनों में होती है। लोग सभी हो जाएगा। उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो उपभोग फलन जो है वो जे.एम. केन्स ने ही प्रतिपादित किया था अपनी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में। उपभोग निर्भर करता है, तो उपभोग जो निर्भर करता है वो आय पर निर्भर करता है। इसके लिए हम इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब है उपभोग आय पर निर्भर करता है। निवेश के निर्धारक तत्व कौन है? तो निवेश के निर्धारक तत्व आपका पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों होता है, इसलिए आपका सी हो जाएगा। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है? तो वास्तविक विनियोग से। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? तो भवनों का निर्माण। विनियोग गुणक का विचार दिया, तो विनियोग गुणक का विचार जो है जे.एम. केन्स ने दिया था। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध क्या है? तो गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो सीधा होता है, k बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। APC प्लस APS बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये शायद साइंस में ये क्वेश्चन आया है। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये गुणक का फॉर्मूला है k बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा? यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है तो आपका 0.8 हो जाएगा। कैसे? तो गुणक का फॉर्मूला होता है ये। अब सीमांत बचत प्रवृत्ति मतलब MPS का मान कितना दिया हुआ है? 0.2। तो इसके जगह पर बैठा दिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य तो 2×5 = 10, तो गुणक तो k आपका आ गया कितना? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 1/1 माइनस MPC। MPC हमको MPC का मान निकालना, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालना है। तो k का मान हमको पता चल गया कितना है? 5। तो यहाँ k के जगह पर 5 बैठा देंगे, बराबर 1/1 माइनस MPC। ठीक है। अब यहाँ पर जो है MPC ये इससे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5, फिर ये इससे -5 MPC। ठीक है, बराबर 1। बराबर 1 का है कि यहाँ 1 है, तो यहाँ 5 MPC रहेगा आपका, 5 MPC, और ये 5 को उठाकर इधर कर देंगे तो हो जाएगा -5 MPC बराबर 1 - 5। 1 - 5 हो जाएगा, तो बचेगा आपका -5 MPC बराबर -4 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो MPC बराबर हो जाएगा 4/5। अब 5 से 4 को भागा दीजिए तो हो जाएगा आपका 8×5 = 40। यहाँ 8 हो जाएगा 0.8, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 8×5 = 40 मतलब 0.8 आपका करेक्ट हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक क्या होगा? तो गुणक का मान अनंत हो जाएगा। किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन से। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, ये सभी कारण है, इसलिए डी हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल क्या है? तो परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी शासकीय क्षेत्र तीनों शामिल है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो कुल मांग में कमी का होना। बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है तो
तो इच्छित बेरोजगारी की समस्या से और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों से, इसलिए सी हो जाएगा। केन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है समग्र मांग को बढ़ाकर। मंदी दूर करने के लिए केन्स के विचार में क्या है, तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के, तो क्या हो जाएगा, आय और व्यय का ब्यौरा होता है, इसलिए सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, तो अनुच्छेद 112 से। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती, उसे क्या कहते हैं, उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन साइंस में शायद आया था। जब किसी कर का कराघात या करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो इस कर को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहेंगे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो उपहार कर एवं आयकर को। जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं, तो प्रगतिशील कर कहते हैं। आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को कौन सा नाम देंगे, तो हम लोग अनुपातिक कर नाम देंगे। आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर घट जाए तो इसे कौन सा कर कहेंगे, प्रतिगामी कर कहेंगे। पूर्व विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर होती है तो अधिक होती है। एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है ना ही देयता में कमी होती है, उसको हम लोग कहेंगे राजस्व व्यय। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है उसे क्या कहते हैं, तो पूंजीगत प्राप्ति। सरकार के व्यय जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्व में कमी होती है उसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को कहेंगे राजस्व घाटा। निम्न में से राजस्व घाटा की सही व्याख्या कौन सी है, तो ये फॉर्मूला ही है, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान से। संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो जब कुल व्यय और कुल प्राप्ति बराबर हो। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य है, तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है तो कर गुणक का मान क्या होगा, तो -1 हो जाएगा। यदि सरकार संतुलित बजट का सृजन करती है तो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का व्यय करने से आय में कितनी वृद्धि होगी, तो 100 करोड़। भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाता है पूंजी खाता। विदेशों से पूंजी निवेश से आय है क्या है, तो लेनदारी। व्यापार शेष क्या है, तो दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं के आयात। भुगतान शेष के घटक क्या है, तो चालू खाते पर भुगतान संतुलन और पूंजीगत खाते पर भुगतान संतुलन दोनों है, सी हो जाएगा। भुगतान शेष का चालू खाता खाली स्थान वास्तविक लेन देन को दर्शाता है तो अल्पकालीन। खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है, तो मांग तथा पूर्ति। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है, तो मौद्रिक अधिकारी। और लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है, तो क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण, विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन से और विदेशी विनिमय पूर्ति में परिवर्तन, सभी कारण है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके अर्थशास्त्र के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया एमसीक्यू। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। जल्द ही हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।